नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत और आज हम अ, अपने कक्षा 12 भौतिकी के प्रथम अध्याय का प्रथम टॉपिक जो है उसको प्रारंभ करेंगे, जो कि है विद्युत आवेश। तो इस अध्याय में जो हम फाउंडेशन है जो विद्युत धारा का और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जो अपने अराउंड में हम देखते हैं, उनका प्रयोगों को देखते हैं। हम अपने घरों में बिजली का प्रयोग करते हैं, तो उनका आधार समझिए यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है और उसके संबंध के जो लर्निंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम सब देखते हैं, जैसे बादल गरजता है, वहाँ पे हमारा जो 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 विद्युत ऊर्जा है, जो विद्युत का जो विसर्जन होता है, उसका एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी जो आवेशित वस्तु है या कोई कुछ अलग वस्तु है, आप उसे रगड़ते हैं, फिर या जैसे मच्छरदानी हुआ आपके घर में बात करें, या स्वेटर की बात करें, या आप कंघी से जिससे कंघा करते हैं उसको रगड़ कर छोटे छोटे जो पेपर्स के टुकड़े हैं उसको उठाने का बात करें, तो देखेंगे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या आपको चिंगारियाँ निकलते हुए दिखाएंगे जब आप कपड़े निकालते हैं, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, सिल्क के जो कपड़े होते हैं, उनको निकालेंगे तो आप छट छट की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो क्या आप कभी सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या बैकग्राउंड क्या है? तो इसका सारा जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश टर्म जो हम बात करते हैं, जिस पे जो विद्युत का जो विसर्जन होता है हमारी बॉडी से होता है, जब हम उसे छूते हैं तो उसके थ्रू जो जो स्टैटिक चार्ज है, जो स्थिर विद्युत है, वो हमारा उसके थ्रू प्रभावित हो जाती है और उसकी वजह से हमें जो हल्का सा झटका जो महसूस होता है वो वहाँ से आता है। तो ये सब जो टर्म है, जो स्थिर विद्युत के कारण, स्थिर का मतलब जो एक दूसरे मूव ना करती हो, एक जगह स्थान पे स्थिर हो, और वहीं से हमारे स्थिर वैद्युतिकी का जन्म होता है, जिसमें हम बलों और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और उसका एक बेसिक फाउंडेशन है। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस हम निश्चित रूप से अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर देखते हैं। तो ये सारे टर्म वहाँ से विकास होते हैं, और ये बहुत ही फाउंडेशन है जो हम आगे उसके ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए हैं, जिसमें हम विद्युत धारा, विद्युत बल, विद्युत विभव के बारे में हम आने वाले अध्यायों में और सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास सन 600 BC, 600 ईसा पूर्व में जाता है, जब वहाँ जो ग्रीस देश में जो मिलेटस के थेल्स थे, तो उन्होंने जब अंबर को जो सिल्क क्लास से जब रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि जो ये अंबर है ये दूसरे वस्तुओं को आकर्षण करने लगा। तो ये आकर्षण से ही ये पता चला कि ये जो जब जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो ये आवेशित होते हैं और एक दूसरे में आकर्षण के गुण आते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जब हम कंघे को अपने बाल में रगड़ें, फिर उससे छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उनके संपर्क में लाएँ, तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। तो ये एक आवेशन का ही एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। और यहीं से जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो शब्द है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शब्द से जनरेट हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंबर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे आप रेशम का धागा से अगर किसी कांच के छड़ को लटका दें और ये जो आवेशित कार के छड़ को एक दूसरे के पास लाए, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अगर आप प्लास्टिक के दो छड़ों को जो एक दूसरे से रगड़ कर आप चार्ज कर देते हैं और फिर उनको एक दूसरे के पास लाते हैं, तो वह एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो प्रतिकर्षण का ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, या अगर ये दो विभिन्न प्लास्टिक छड़ और कांच छड़ को एक दूसरे के पास लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ पे जो चार्ज वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव आप करेंगे। और ये जो इनका जो मूल है, जिसकी वजह से आकर्षण प्रतिकर्षण जनरेट होता है, वो है उनके अंदर जो ये स्टैटिक चार्ज है, जो स्थिर आवेश जो जनरेट होते हैं, उनकी वजह से होता है।
और ये जो स्थिर आवेश जो समान प्रकार के होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो असमान प्रकार के हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो हमारा जो वर्षों का अध्ययन और विश्लेषण का जो जो एक सार है वो ये है कि जो जो विद्युत आवेश है वो एक ऐसी राशि है जो इसमें दो प्रकार हो सकती हैं। एक जिसे हम धनात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और दूसरा है ऋणात्मक जिसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। और ये जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का जो वर्ड कॉइन किया था उसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के ध्रुवता के नाम से जानते हैं। जो पॉजिटिवली जो हम बोलेंगे, अगर पॉजिटिव का मतलब धनात्मक और नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक आवेश। और जब ये जो वस्तुएं अगर एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, धनावेशित और ऋणावेशित जो वस्तुएं हैं, एक दूसरे में अगर ये आप संपर्क कर दें तो जो इसके पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस प्रक्रिया को ही हम निष्क्रियण कहते हैं। निष्क्रियण करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। और कोई भी वस्तु जो ये आवेश रखती है, धनावेश या ऋणावेश, उसको हम आवेशित या विद्युतमयी वस्तु कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड भी बोलते हैं। तो ये तो रहा कि जो हमारे जो चार्ज हैं, विद्युत आवेश क्या होता है और कैसे इसका इतिहास क्या है। और जैसा कि हमने कहा कि जो विद्युत चार्ज होता है तो इसको हम मापेंगे कैसे कि कौन सा वस्तु कितना चार्ज है। इसके लिए हम विद्युत दर्शी का प्रयोग करते हैं। विद्युत दर्शी, जैसा कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखें कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखें, ये जो धातु का घुंडी है, ये धातु का घुंडी, इसको अंग्रेजी में मेटल नाब भी कहते हैं। और ये है धातु की छड़, और इसको एक ग्लास का जो कांच का जो एक बॉक्स होता है उसके अंदर इसको लटकाया जाता है रबड़ के मदद से। और यहाँ पे जो स्वर्ण की पन्नी, गोल्ड लिप्स होती है, जिसे आप स्वर्ण पन्नी कर भी बोल सकते हैं, इसको लटकाया जाता है। और जैसे ही आप कोई जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जो आवेशित वस्तु है, इस पर आप टच कराते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखें, तो जैसे आप चार्ज आवेशित वस्तु को इसको टच कराएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसकी वजह से इस पर भी ट्रांसफ़र आ जाते हैं, और ये मेटल है तो इसके थ्रू ये पूरे इसकी सतह पे फैल जाते हैं, और ये गोल्ड के जो लिप्स हैं उस पर भी पहुंच जाते हैं। और चूंकि ये जो गोल्ड के लिप्स हैं, इसमें जो एल का आकार है, ये ऐसे इसको बीच से मोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोनों पृष्ठों पे जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अपने पिछले एग्जाम्पल में कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो ये फैलता है। तो ये जो फैलता है, यही जो है इसके चार्ज जो इस पर होता है उसके अनुपाती होता है। तो इसका मतलब जो इनके बीच का जो फैलाव है, ये दोनों पृष्ठों के बीच का, वो बताता है कि कितना चार्ज आपके किसी ऑब्जेक्ट से जो इसके टच कराते हैं उसके अंदर है। तो ये तो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विद्युतदर्शी का, जो आवेश के संसूचन के लिए, जो मेजरमेंट के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि कोई वस्तु कितना चार्ज हो रहा है। ऑफकोर्स अगर आप कोई रगड़ते हैं, कोई ज़्यादा रगड़ते हैं, कोई कम रगड़ते हैं, तो सब में आवाज़ भिन्न भिन्न जनरेट होगा। तो किस में ज़्यादा हुआ, किस में कम हुआ, उसके लिए आप विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। बट ये एक बेसिक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। आप अपना भी विद्युतदर्शी बना सकते हैं। उसके लिए आप एक बोतल ले सकते हैं जिसमें आप एल्युमिनियम का छड़, जो आप घरों में पर्दों टांगने के लिए यूज करते हैं, जिसमें जो गोलाकार घुंडी होती है, आप उसे ऊपर रखें और एक काक की मदद से इसमें बोतल में आप बंद करते हैं। जो पतली जो चपटी घुंडी है उस पर आप एल्युमिनियम फॉयल जो चौड़ा सा आप एल्युमिनियम फॉयल घरों में यूज करते होंगे, उसको आधे पर से मोड़ दें, लगभग 6 सेंटीमीटर आप लें और उसको यहाँ पे मोड़ दें ऐसे, और यहाँ पे लटका दें, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया, यहाँ पे लटका हुआ है। और इसमें सेम प्रकार से अगर आप कोई वस्तु यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज करेंगे तो ये इस पर पूरे सतह पे इसके द्वारा फैल जाएगा, और इस पर जो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है उसकी वजह से ये रिपल्सन का काम करेगा, और ये जो इसके बीच की दूरी होगी वो बताएगा कि कितना आवेशन है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है
जो आप अपने घरों में भी ट्राई कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। जैसे विद्युत आवेश संसूचन के बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो ये तो हुआ कि जो विद्युत आवेश क्या होता है, कहाँ से आता है और कैसे हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी जो ओरिजिन क्या है, इनका जो मूल कहाँ से है, कहाँ से ये आवेश जनरेट होते हैं। इसके लिए हम जो परमाणु स्तर पे देखेंगे कि वो कैसे जनरेट होते हैं, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वस्तु, कोई भी वस्तु है जो छोटे छोटे एटम से बनी होती है, जिसमें परमाणु बोलते हैं। और परमाणु की बात करें तो उसमें एक न्यूक्लियाई होता है और जिसके तरफ चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और न्यूक्लियस में हमारा जो होता है वो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, राइट। तो इसके और जो कोई भी पदार्थ है वो जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो चार्ज है, आवेश है, वो हम ना तो जनरेट कर सकते हैं ना नष्ट करते हैं। ये हमारा ऊर्जा जो चार्ज का, जो आवेश का संरक्षण का नियम कहता है कि इसे हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का लेते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो जो लिथियम का न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षा है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदरूनी कक्षा में और एक बाहरी कक्षा में होता है। तो इस प्रकार टोटल 3 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी तरीके से अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, जैसे हम रगड़ते हैं और इतनी ऊर्जा दें कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा को छोड़ के बाहर निकल जाए, तो जब इस स्थिति में जो हमारा न्यूक्लियाई होगा वहाँ उसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन रहेंगे। बट जो हमारा एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था, एक कम हो गया और जो आउटर ऑर्बिट है वो फ्री है। इस प्रकार देखें कि हमारे पास जो 3 धनात्मक एटम वाले 2 ऋणात्मक हैं और दोनों के चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समान होते हैं। तो इसमें जो नेट है पॉजिटिव चार्ज आवेश आ गया और इस प्रकार से हम इसको लिथियम पॉजिटिव आयन कह सकते हैं। और इसी प्रकार अगर लिथियम आयन में कहीं से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, तो जैसे कि ये हमारा 3 प्रोटॉन तो है ही और एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ले आए, तो जो हमारा आउटर ऑर्बिट में 0 की जगह पे 9 2 हो गए। तो हमारे पास अब 3 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा ज़्यादा है, गेन हो गया है। तो इसकी वजह से जो नेट चार्ज है जो ऋणात्मक होगा और इसे हम बोलेंगे कि लिथियम हमारा निगेटिव चार्ज है। तो इस प्रकार देखें कि जैसे कि जब हम जो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, जो अभाव है, उसकी वजह से जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो गेन कर लिया उसने, कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उसके जो एटम है वो नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो इसी प्रकार एक पदार्थ है जो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं और इस घटना में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गेन या डेफिशिएंसी हो रही है, जो निकल रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये जो ये आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं या बहुत ही वीकली बाउंड होते हैं। बहुत ही अगर कमजोरी से बंधे हुए हैं तो उनको निकालना आसान होता है। जैसे कि हम इंसुलेटर्स में ग्लास रॉड की बात करा, सिल्क की बात किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं, मतलब चार्ज, जैसा कि हमने कहा ना, जनरेट किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो किसी ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, राइट। सो जैसे ही आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये ऑब्जेक्ट लेट से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन जिसने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो निगेटिव हो जाता है। तो ये हमेशा जो ट्रांसफ़र होगा, जो जनरेशन होगा आवेश का, जो उत्पन्न होंगे जो आवेश होंगे वो हमेशा पेयर के रूप में होंगे और ये पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ उत्पन्न होंगे। केवल एक प्रकार का चार्ज आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हमने कहा कि जैसे कोई रॉड है जिसे आप कांच का छड़ और रेशम के वस्त्र से रगड़ते हैं, तो जो कांच का छड़ है जो अपना इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके एटम्स है, अपना इलेक्ट्रॉन्स त्याग देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो ये सिल्क का कपड़ा है या जो बेवनी कपड़ा उसको ग्रहण कर लेता है, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये इलेक्ट्रॉन इसने अपना त्यागा है, तो इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है। तो यही रीज़न है कि कैसे जो हमारे कांच के छड़ या प्लास्टिक के छड़ पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज होते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ये हमेशा पेयर के रूप में जनरेट होते हैं, तो जो चार्ज है, जो आवेश है, वो संरक्षित रहती है।
और एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो आवेश होते हैं वो हमेशा क्वांटीकृत होते हैं और एक पूर्णांक चार्ज जो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन लेट से ये ई रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके हमेशा इंटीजर मल्टीपल के रूप में पाया जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो चार्ज जनरेट होगा या लूज होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर के फॉर्म में होगा। इसे 1909 में जो हमारे वैज्ञानिक है रॉबर्ट मिल्टन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था। और जो आवेश है जो इलेक्ट्रॉन पे उसे हम नेगेटिव आवेश सेम उतना ही प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव आवेश होता है। और जनरली हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो हम, और इलेक्ट्रॉन के लिए इसे हम ई लिखते हैं, ई माइनस। जैसा कि हमने देखा है जो कोई भी वस्तु है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है यहाँ पे तो वो ऋणावेशित हो जाता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु त्याग देता है जिससे सिस्टम से आउट निकल जाता है तो ये धनावेशित हो जाता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों प्रक्रिया ना, कोई अगर कोई सिस्टम में जो चार्ज कंजर्व रहता है मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो उससे कोई ना कोई ग्रहण करता है, राइट। तो इस प्रकार जो धनावेशित और ऋणावेशित होने का जो कॉन्सेप्ट है वो जो इलेक्ट्रॉनों का खोना या ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो मतलब एक जगह डेफिशिएंसी होगी तो एक जगह एक्यूमुलेट होंगे, और इसी को हम विद्युत आवेश का आवेशन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे भी हम दो वस्तुओं को पास लाते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, और ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो दिस ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो इन चर्चाओं से हमने अभी तक क्या सीखा, तो अगर हम विद्युत गुण के बारे में बात करते हैं तो विद्युत आवेश के गुण, तो सबसे पहला हमने देखा कि जो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और हमने ये भी देखा कि विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो समान आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं, राइट। और हमने ये भी चर्चा की कि जो आवेश होता है वो संरक्षित रहती है, मतलब आप आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और चौथा आपने ये भी देखा कि जो आवेश है वो क्वांटीकृत है, मतलब ये इंटीजर मल्टीपल्स में पाई जाती है, जो मूल चार्ज है इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसके। तो ये तो हो गए हमारे जो महत्वपूर्ण चार जो टर्म हमने सीखे अभी तक के अपनी चर्चा में। जो हमने देखा है इतिहास के बारे में, आवेश क्या होता है और हमारे चारों तरफ कैसे वो दिखाई देता है, हम अनुभव करते हैं उसके बारे में। और ये जो चार गुण जो हमने अभी देखे हैं वर्षों के अध्ययन और विश्लेषण से हमने ऑब्जर्व किया, और ये इस पे हमारे पूरे फाउंडेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे, बारे में हम आगे और बहुत सारे डिटेल पढ़ेंगे। बट ये जो मूल ऑब्जर्वेशन है इसे हम बार बार प्रयोग करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रयोगों से आया, जिसे हमने ऑब्जर्व किया है नेचर में, और उसको हम कैसे उस पर हम सिद्धांत बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे अनुप्रयोग देखेंगे इसके बारे में। तो एक सिंपलेस्ट अनुप्रयोग फिलहाल के लिए हम अब तक के इस ऑब्जर्वेशन से जो हमने सीखा उस पर हम बात कर सकते हैं लेजर प्रिंटर की। तो चलिए देखते हैं कि लेजर प्रिंटर में अब विद्युत आवेश का प्रयोग कैसे है और कैसे हम उसे यूटिलाइज करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि लेजर प्रिंटर जो आपने बहुत प्रिंटर की दुकानों पे गए होंगे वहाँ पे देखा होगा, तो वहाँ पे जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो ड्रम होता है जहाँ पे जो चार्जिंग की जाती है, जिसपे एक जो तार होता है मेटल का, धातु का, उससे बम्बार्डमेंट किया जाता है और ये धनावेशित हो जाता है जो ड्रम। और इस पर जो हमारे कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कमांड आते हैं जो आप प्रिंट करने के लिए भेजते हैं, उसके द्वारा ये लेजर पैटर्न क्रिएट होते हैं, प्लस जो कई बार ऑन ऑफ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सिग्नल आ रहा है, और वो ये ड्रम पे राइट करते हैं। जहाँ पे ये राइट करते हैं वो एरिया वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो टोनर होता है, जो इंक होता है हमारा जो इसमें भरा होता है, ये इससे चिपकता है, क्योंकि ये जो
जो इंक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो लेजर रिटर्न एरियाज होते हैं वहाँ पे वो जाके ये चिपक जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और ये अच्छे से जब ये चिपक जाता है, ये आगे बढ़ता है, और ये हमारा पेपर ट्रे है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जब हमारा ये रिटर्न पार्ट आया, इस पे ये ट्रांसफ़र कर देता है पेपर पे। और जो ये जो तार हैं जो थ्रू इसमें, और इसमें निगेटिव आयन बम्बार्डमेंट करते हैं पेपर में, ताकि पेपर में जो ये जो टोनर पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पेपर में अच्छे से चिपक जाए, और फिर ये आगे पेपर आगे बढ़ता है। और जो एक हीट फ्यूजर होता है जिसमें ये जो पेपर फर्दर हीट होता है, और जो टोनर होते हैं, जो इंक होते हैं, वो अच्छे से पेपर पे चिपक जाते हैं, और वो प्रिंट आपको बाहर मिलता है। और इस प्रक्रिया में वो फिर ये आपके प्रिंटर से आउटपुट आ जाता है। और यहाँ पे आप देखें ये एक एक्चुअली लाइट फ्लैश होता है जो ये जो न्यूट्रलाइज, जो फिर से इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं इस एरिया में, और ये फिर आगे बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और आपका जो कमांड आता है लिखता रहता है। तो ये तो हुआ हमारा एक सिंपल एग्जांपल। में भी अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट जस्ट टू आपको ये फील देने के लिए कि कैसे विद्युत आवेश का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो अभी आपने जस्ट देखा, जो विभिन्न जो विश्लेषणों से और अनुभवों से हमने सीखा है, उसका प्रयोग अनुप्रयोग इमीडिएटली, ऑफ कोर्स बहुत सारे टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे उसको सबमिट किया है। बट जो मूल कॉन्सेप्ट है, जो मूल आधार है, वो विद्युत आवेश का जो गुण है, धनात्मक, ऋणात्मक और न्यूट्रलाइजेशन का, उसको कितने अच्छे से प्रयोग करके हमने एक तकनीकी अनुप्रयोग लेजर प्रिंटर में देख सकते हैं। और ये है कि ये कैसे जो बेसिक फाउंडेशंस जो हम फिजिक्स में डेवलप करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, उससे कितने अनुप्रयोग और कितने इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट यंत्र बनाए जा सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा प्रारंभ हमारे प्रथम चैप्टर का। अब हम इसी के अंतर्गत हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे चालक एवं इंसुलेटर, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रोधी। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।